हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है कृषि उत्पाद तकनीक और इसके करीब हम 200 प्रश्न आज पढ़ेंगे। ये मैराथन वीडियो रहेगा, इसमें आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये यूनिट 7 के नोट्स हैं हमारे, और जो आपका सिलेबस में यूनिट 7 का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन कवर करने हैं, आप ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लीजिएगा। पहला है बात्रा या बार्ली कृषि कहाँ होती है। तो बात्रा या बार्ली की कृषि कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। बात्रा या बार्ली कृषि कहाँ होती है? राजस्थान में। हेडफोन लगा के केवल मेरी ऑडियो को अपने ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, एग्ज़ाम हॉल में आपको ये याद आ जाएगा। देवपा डाहिया या बैबर कृषि क्या होती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होती है। देवपा डाहिया या बैबर कृषि कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होती है। बोगामा कृषि कहाँ होती है? बोगामा कृषि मेघालय में होती है। बोगामा कृषि कहाँ होती है? बोगामा जो कृषि होती है वो मेघालय में होती है। कुरवा कृषि कहाँ होती है? कुरवा कृषि झारखंड में होती है। खिल खेती कहाँ होती है? खिल खेती हिमालय में होती है। पामलू खेती कहाँ होती है? पामलू खेती मणिपुर में होती है। झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। पामाडावी कोमान ब्रिंगा कृषि कहाँ होती है? तो पामाडावी कोमान या ब्रिंगा कृषि होती है उड़ीसा में। पामाडावी कोमान या ब्रिंगा कृषि कहाँ होती है? उड़ीसा में होती है। दीपक कृषि कहाँ होती है? दीपक कृषि छत्तीसगढ़ और बस्तर में होती है। दीपक कृषि कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ और बस्तर में। कुमारी कृषि कहाँ पे होती है? कुमारी कृषि पश्चिमी घाट में होती है। पोंडू या पैंडा कृषि कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। पोंडू या पैंडा कृषि कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। कृषि की सबसे प्राचीन विधि कौन सी कहलाती है? तो जो कृषि की सबसे प्राचीन विधि है वो है स्थानांतरित कृषि, मतलब बदल बदल कर खेती करना, बदल बदल कर बीज डालना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। मिलवा फसल पद्धति किसको बोलते हैं? मिलवा फसल पद्धति को मिश्रित फसल पद्धति बोलते हैं। इसमें कृषि के साथ साथ दूसरी चीज़ों की पैदावार की जाती है तथा पशुपालन भी किया जाता है। बैगा जनजाति द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि। बैगा जनजाति द्वारा जो कौन सी कृषि की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जनजाति हमारे मध्य प्रदेश की है। तो बैगा जनजाति द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि कौन सी है? स्थानांतरित कृषि है। बैगा जनजाति द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि कौन सी है? स्थानांतरित कृषि। गेहूं के साथ चना उगाना, इसको बोलते हैं मिश्रित कृषि, मतलब एक फसल के साथ दूसरी फसल बोना, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि बोलते हैं। इससे पोषक तत्व युक्त जो उत्पाद होता है, जो खाद्य उत्पाद रहता है, वो पोषक तत्व युक्त होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। तो गेहूं के साथ चने उगाने कौन सी कृषि में होता है? मिश्रित कृषि में होता है। आधुनिक जैविक कृषि का जनक किसे बोलते हैं? आधुनिक जैविक कृषि का जनक बोला जाता है अल्बर्ट हावर्ड को। आधुनिक जैविक कृषि का जनक कौन है? अल्बर्ट हावर्ड। कौन है आधुनिक जैविक कृषि का जनक? है अल्बर्ट हावर्ड। जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है इसने सबसे पहले जैविक कृषि अपने? हमारे भारत की बात करें तो सिक्किम है, और प्रथम देश कौन सा है? तो वो है क्यूबा। क्यूबा को शक्कर का कटोरा भी बोला जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्कर होता है। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना का मतलब गन्ना होगा तो शक्कर होगी। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब आई थी? 10वीं योजना में आई थी। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब आई? 10वीं योजना में आई। फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब आई? 10वीं योजना में। 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं, उसमें से 10वीं योजना में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना आई। एक्वापॉनिक कृषि किसे बोलते हैं? एक्वापॉनिक कृषि मतलब होता है कृषि के साथ पशुपालन भी। एक्वापॉनिक मतलब कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाए। एक्वापॉनिक कृषि मतलब कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाए। एक्वापॉनिक जो कृषि है, जिसमें कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो एक्वापॉनिक कृषि की शुरुआत हुई थी गुरुग्राम से। कहाँ से हुई थी एक्वापॉनिक कृषि की शुरुआत? गुरुग्राम से हुई थी। ट्रंक फार्मिंग क्या है? ट्रंक फार्मिंग क्या है? सब्जी फूलों की खेती की एक नवीन विधि।
ट्रंक फार्मिंग में सब्जी और फूलों को एक साथ उगाया जाता है, तो ये एक खेती की नवीन विधि है। रिले क्रॉपिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है रिले क्रॉपिंग में, भूमि के एक जो हिस्सा होता है उसमें एक ही हिस्से में 2 से 3 फसलें को उगा दिया जाता है, तो रिले टाइप लगती है, तो इसलिए इसको रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। तो रिले क्रॉपिंग क्या है? भूमि के एक हिस्से में 2 या 2 से अधिक फसल उगा देना। इसके बाद है स्काई फार्म। स्काई फार्म ये दक्षिण कोरिया में प्रचलित है। स्काई फार्म जैसे नाम से समझ में आ रहा है स्काई में, तो क्या होता है स्काई में कैसे होगा कि बहुमंजिला इमारत बना दी जाती है और सबसे ऊपर जो मंजिलें होती हैं जो बिल्कुल ऊपर आकाश से टच करती दिखती हैं, वहाँ पे उसके ऊपर खेती की जाती है, तो उसको बोलते हैं स्काई फार्म। कहाँ पे प्रचलित है? ये दक्षिण कोरिया में प्रचलित है। वर्मा कल्चर क्या होता है? वर्मी कल्चर सतत उत्पादन, लगातार उत्पादन वर्मा कल्चर होता है, जिसमें कम भूमि पर कृषि का उत्पादन किया जाता है। वर्मा कल्चर में क्या होता है? लगातार उत्पादन होता है और इसमें कम भूमि पर कृषि का उत्पादन किया जाता है। वर्मा कल्चर में क्या होता है? कम सतत उत्पादन होता है और कम भूमि पर कृषि का उत्पादन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप इंस्टा मोजो से परचेस कर सकते हैं। आप इंस्टा मोजो से परचेस कर सकते हैं और आप हमारी एप्लीकेशन से भी इसको ले सकते हैं। जीके वित्तकांश एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। साइड में आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी दिख जाएगा, वहाँ आपको मैं PDF डालती रहूँगी आगे के वीडियो की, तो आप उसको डाउनलोड करके रखिएगा, तो आपको फ्री PDF भी मिलता रहेगा। साथ में कुछ स्टोर पे PDF भी डली हुई है प्री और मेंस की, वो भी आप ले सकते हैं। विश्व का 13वां परमाकल्चर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विश्व का 13वां परमाकल्चर सम्मेलन 2017 में हुआ और ये कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना जो कि नया राज्य बना हुआ है, 2 अक्टूबर 2014 को ये बना हुआ है और यहाँ पे 13वां परमाकल्चर सम्मेलन हुआ। इसकी राजधानी हैदराबाद है और 2017 में हुआ। HDCW 18 प्रजाति किसकी है? तो HDCW जो 18 प्रजाति है वो गेहूं की है। किसकी है HDCW 18 प्रजाति? गेहूं की है। क्या होता है ये? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए प्रथम देसी किस्म है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए प्रथम देसी किस्म कौन सी है? तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए प्रथम देसी किस्म है HDCW 18। और ये कृषि की एक फूड ऑनलाइन एक और क्वेश्चन है कि कृषि की एक ऑनलाइन फूड चेन जो पशुपालन पर आधारित है, रांची में किसने शुरू की? तो रांची से हमारे जो प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व कप्तान थे जो, और हम सबके फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट हैं महेंद्र सिंह धोनी, और इन्होंने ऑनलाइन फूड चेन आधारित की है, मतलब स्टार्टिंग की है। तो आपसे ये क्वेश्चन अभी क्योंकि करंट का है तो ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कृषि की ऑनलाइन फूड चेन किसने शुरू की? रांची में महेंद्र सिंह धोनी। ये भी पूछ सकते हैं कहाँ से आरंभ की? तो रांची से, क्योंकि रांची उनका होम टाउन है, झारखंड की कैपिटल है। जल में पौधे को उगाना क्या कहलाता है? तो जल में पौधों को उगाना कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। जब जल में पौधे उगते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। हवा में पौधे को उगाना क्या कहलाता है? हवा में पौधे को उगाने को बोलते हैं एरोपोनिक्स। हवा में पौधे उगाने को क्या बोलते हैं? एरोपोनिक्स बोलते हैं। बागवानी क्या होता है? जब हम फलों सब्जियों को उगाते हैं उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। बागवानी का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? पिसीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन आता है। पिसीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? मछली पालन। सब्जियों का उत्पादन किसके अंतर्गत करते हैं? ऑलरी कल्चर के अंतर्गत। सब्जी का उत्पादन किसके अंतर्गत करते हैं? ऑलरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉमी कल्चर में क्या होता है? क्या है पॉमी कल्चर? तो पॉमी कल्चर में क्या होता है? पॉमी कल्चर में फलों का उत्पादन होता है। पॉमी कल्चर में क्या होता है? फलों का, पॉमी से याद रखिएगा, पॉमी फलों का उत्पादन। केंचुआ पालन को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। केंचुआ पालन मतलब वर्मी कल्चर। खेतों में केंचुए को डाल दिया जाता है, जैसे ये वर्मी कंपोस्ट के रूप में काम करता है। फूलों का उत्पादन क्या है? फूलों का समझ में आ रहा है, फ्लोरी फूल, तो फ्लोरी कल्चर फूलों का उत्पादन किया जाता है। विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर मतलब अंगूर का उत्पादन। विटीकल्चर मतलब क्या है? विटीकल्चर मतलब अंगूर का उत्पादन। मधुमक्खी पालन किसको बोलते हैं? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है।
मधुमक्खी पालन किसको बोलते हैं? एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन बोलते हैं। रेशम कीट पालन किसको बोला जाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को बोला जाता है। एक ही वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना क्या कहलाता है? तो ये आ सकता है क्वेश्चन, एकल सस्तन, ये 3 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना क्या कहलाता है? एकल सस्यन कहलाता है। एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना एकल सस्यन कहलाता है। फसल सघनता क्या होती है? तो एक वर्ष में कुल बोया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र इंटू 100। फसल सघनता क्या होती है? एक वर्ष में कुल बोया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र इंटू 100। बीजों को एक निश्चित अंतराल में गिराया जाता है। तो एक ड्रिल विधि होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे ड्रिल मशीन नहीं होती है, एक अपन अलग अलग ड्रिल कर देते हैं, छेदे कर देते हैं, तो वैसे ही बीजों को एक निश्चित अंतराल पर इसमें गिराया जाता है मशीन द्वारा। इसको बोलते हैं ड्रिल विधि। विभिन्न पौधों को नर्सरी से तैयार कर खेत में उगाना। पौधों को नर्सरी से बीज नहीं डाला जाता है यहाँ नर्सरी में से पौधे बना लिए जाते हैं, बीज डाल के पौधे तैयार कर लिए जाते हैं और फिर उनको खेतों में उगाया जाता है। तो इस प्रकार की विधि कौन सी कहलाती है? इस प्रकार की विधि रोपाई विधि कहलाती है। कौन सी कहलाती है? रोपाई विधि। डिबलिंग विधि क्या होती है? डिबलिंग क्या होती है? डिबलर यंत्र की सहायता से गड्ढा खोद कर बनाए जाते हैं। डिबलिंग विधि में क्या होता है? डिबलर यंत्र की सहायता से गड्ढा खोदा जाता है। जुताई के बाद हाथों से बीज फेंककर बीज रोपित करना। जब जुताई हो जाती है तो हाथों से बीज फेंककर जब बीज रोपित करते हैं तो वो क्या कहलाती है? प्रसार विधि कहलाती है। जुताई के बाद हाथों से बीज फेंककर बीज रोपित करना कौन सी विधि कहलाती है? प्रसार विधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जुताई के बाद हाथों से बीज फेंककर बीज रोपित करना कौन सी विधि कहलाती है? प्रसार विधि। कटवा विधि किस प्रकार की फसलों में प्रयोग होती है? तो कटवा विधि अधिक पानी वाली फसलों में प्रयोग होती है। कटवा विधि किस प्रकार की फसलों में प्रयोग होती है? अधिक पानी वाली फसलों में कटवा विधि प्रयोग होती है। स्वालबोर्ड ग्लोबल सीड बॉल्ट बैंक की स्थापना किसने की थी? तो स्वालबोर्ड ग्लोबल सीड बॉल्ट बैंक की स्थापना एक पर्यावरणविद थे, कैरी फॉलर, उनने की थी। किसने की थी? कैरी फॉलर ने की थी। विश्व में प्रथम जीन सीड बैंक की स्थापना कहाँ पे हुई? रूस में। विश्व के प्रथम जीन सीड बैंक की स्थापना कहाँ पे हुई? रूस में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट विषयों का PDF मिलता रहे। भारत सरकार द्वारा बीज फार्म योजना कब प्रारंभ हुई? 1956-57 में। भारत सरकार द्वारा बीज फार्म योजना कब प्रारंभ हुई? 1956-57 में हुई। राष्ट्रीय बीज निगम कब बना? 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम कब बना? 1963 में बना। और भारतीय बीज अधिनियम कब पारित हुआ? 1966 में। राष्ट्रीय बीज निगम बना 1963 में और भारतीय बीज अधिनियम कब पारित हुआ? 1966 में। द न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट नीति क्यों बनी? तो ये 1988 में बनी थी। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, और ये ऊपर के जो तीनों क्वेश्चन हैं इनके सन जरूर याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा बीज फार्म योजना कब प्रारंभ हुई? 1956-57 में। राष्ट्रीय बीज निगम कब बना? 1963 में। और भारतीय बीज अधिनियम कब पारित हुआ? 1966 में। द न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट नीति क्यों बनी? तो विदेशों में उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए बनी। क्यों बनी? विदेशों में उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए बनी। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वदेशी टैंक कब विकसित किया? तो केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वदेशी टैंक कब विकसित किया? जून 2017 में। केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वदेशी टैंक कब विकसित किया? जून 2017 में किया। ग्लूटेन रहित विश्व का सबसे छोटा वैकल्पिक अनाज क्या है? जिसमें ग्लूटेन रहित है तो वो है स्वदेशी टैफ। ग्लूटेन रहित विश्व का सबसे छोटा वैकल्पिक अनाज कौन सा है? तो वो है स्वदेशी टैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बीज जो अपने ही भ्रूण का विकास रोक देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं टर्मिनेटर सीड। वे बीज जो अपने ही भ्रूण का विकास रोक देते हैं क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटर सीड कहलाते हैं। ये कैसे भ्रूण होते हैं जो अपने ही भ्रूण का विकास रोक देते हैं?
नेक्स्ट वो है जीएम फसलें क्या होती हैं। तो जीएम फसलें क्या होती हैं, ये आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल होती हैं। क्या होता है कि कोई एक बीज का जो अंश है जीन निकाल कर दूसरे बीज में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज को बीज डालकर अच्छे खाद्यान्न की पैदावार होती है। तो वे बीज जो अपने ही भ्रूण का विकास रोक देते हैं टर्मिनेटर सीड कहलाते हैं। जीएम फसलें जो आनुवांशिक रूप से संशोधित होती हैं। राष्ट्रीय कृषक आयोग कब बना था, ये राष्ट्रीय की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय कृषक आयोग कब बना था, 2004 में बना था। राष्ट्रीय कृषक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय कृषक आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है राष्ट्रीय कृषक आयोग का मुख्यालय, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय कृषक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एमएस स्वामीनाथन। कौन थे, एमएस स्वामीनाथन थे। एग्रीकल्चर रिस्क फंड की स्थापना किसने की, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको पूसा भी बोला जाता है, कब बना था, तो ये 16 जुलाई 1929 में बना था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कब बना था, 16 जुलाई 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बना था। और ये पूसा कहाँ पे है, ये बिहार में है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 16 जुलाई 1929 में बना, पूसा कहा जाता है, ये बिहार में है। और मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी में है। मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव नामक कार्यक्रम कहाँ किसके द्वारा चलाया जा रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाया जा रहा है मेरा गांव मेरा गौरव नामक कार्यक्रम। राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब आरंभ हुआ, 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन आरंभ हुआ। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड कहाँ पे है, दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। और यहाँ पे तंबाकू बहुत ज़्यादा होता है और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। समांतर फसल क्या होती है, समांतर फसल कौन सी है, जब एक के साथ दूसरी फसल को समांतर बोना। जैसे ये गेहूँ बो दी तो यहाँ पे हम सरसों बो देंगे, तो गेहूँ प्लस सरसों ये एक उदाहरण है समांतर फसल का। रेसे फसलें कौन सी होती हैं, रेसेदार फसलें, तो कपास, सन और जूट ये रेसे फसलें होती हैं। मोनोकल्चर का विशिष्ट उदाहरण कौन सा है या लक्षण कौन सा है, स्थानांतरित कृषि। रहट विधि क्या होती है, परंपरागत जो सिंचाई विधि होती हैं उनको रहट विधि बोलते हैं। कार्बनिक खेती में किसका प्रयोग होता है, जैविक खाद का प्रयोग होता है। नाइट्रोजन पोटेशियम क्या है, एक बृहद पोषक तत्व है। स्टॉक फार्मिंग क्या होती है, इसमें पशुओं का प्रजनन किया जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, कुफरी चिप्सोना 2। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, कुफरी चिप्सोना 2 प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। ललित किसकी उन्नत किस्म है, अमरूद की। ललित किसकी उन्नत किस्म है, अमरूद की। दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित किसको किया गया, तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से आम्रपाली को बनाया गया। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित किस्में किसकी हैं, मक्का की हैं। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित किस्में किसकी हैं, मक्का की हैं। याद रखिएगा, शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 मक्का की किस्में हैं। ग्रीन गोल्ड किस्म किसकी है, चाय की है। ग्रीन गोल्ड किसकी है, ग्रीन गोल्ड चाय की है। चलवासी कृषि कहाँ पे प्रचलित है, चलवासी कृषि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। मालवीय चमत्कार प्रजाति किसकी है, अरहर की। कौशल उन्नत प्रजाति किसकी है, मूंगफली की। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किससे संबंधित है, ये मूंगफली से। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है, यूपीएस 120। टिट्रिकेल संकर क्या है, तो गेहूं एवं राई को एक साथ बोना क्या बुलाता है, मिलाकर बोना टिट्रिकेल संकर कहलाता है। मॉरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीट के लिए शहतूत को उगाना। क्या होता है, रेशम के कीट के लिए शहतूत को उगाना मॉरीकल्चर कहलाता है।
रबी फसल क्या होती है? रबी फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। प्रमुख फसलें इसकी हैं गेहूँ, जौ, चना और मटर। खरीफ फसलें क्या होती हैं? खरीफ फसलें जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं। खरीफ फसल जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं। जायद फसल क्या होती है? जायद फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। जायद फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। रबी जो खरीफ कब होती है? जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है और अक्टूबर में रबी बोई जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अरहर कौन सी हैं? रबी फसल, एकदम दाने दाने मोटे मोटे वाली रबी फसल होती है। खरीफ फसल होती है चावल, जौ, बाजरा। असत्य फल कौन सा है? सेब, जो लगता फल जैसा है लेकिन होता नहीं, उसको असत्य फल बोलते हैं। उद्दीपक फसल कौन सी है? जो उत्तेजना पैदा कर देती हैं, उद्दीपन पैदा कर देती हैं, उनको हम उद्दीपक फसलें बोलते हैं। और कौन सी हैं उद्दीपक फसलें? तो वो है चाय, तंबाकू और कॉफ़ी। चाय, तंबाकू और कॉफ़ी को उद्दीपक फसलें बोला जाता है। प्लेनोमीटर क्या होता है? तो पौधों की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला यंत्र। प्लेनोमीटर उसको बोलते हैं जिसके द्वारा पौधों की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अब हम जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं पढ़ते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट का अध्ययन। पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी याद रखिएगा, कवक का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक का और फाइकोलॉजी शैवालों का। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है। आर्निथोलॉजी पक्षियों का होता है, आर्निथो होता है। पोमोलॉजी अभी हमने पढ़ा था, फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इक्थियोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन? पक्षियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन? एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी किसका? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी किसका? सर्पों का अध्ययन। सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। सौरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? छिपकलियों का। सिल्वीकल्चर किसका होता है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, मतलब लकड़ी वाले पेड़ों को बढ़ाना। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता ही है और इस बार तो अलग से मेंशन किया गया है तो पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। सॉरी। जो मटर होता है, मटर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूण खाया जाता है और पूर्ण बीज भी खाया जाता है। उसको बोला जाता है भ्रूण और पूर्ण बीज। भिंडी का हम क्या खाते हैं? भिंडी को इंग्लिश में लेडी फिंगर बोलते हैं। पेरिकॉर्प और बीज। गेहूं का क्या खाया जाता है? भ्रूणपोष और भ्रूण। मक्के का क्या खाया जाता है? भ्रूणपोष और भ्रूण। काजू का क्या बोला जाता है? क्या खाया जाता है? बीजपत्र और मासल पुष्पग्रंथ। लीची का क्या खाया जाता है? मासल एरिल। सिंघाड़े का क्या खाया जाता है? बीजपत्र। सिंघाड़े का क्या खाया जाता है? बीजपत्र। इमली का क्या खाया जाता है? इमली का मध्यभित्ति। नारंगी का क्या खाया जाता है? एक कोशीय रोम, अंधभित्ति के रसदार भाग। सेब मतलब एप्पल का क्या खाया जाता है? मासल पुष्पासन। नाशपाती का भी, सेब और नाशपाती का खाया जाता है मासल पुष्पासन। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टा से जुड़ जाइएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिलती रहे फ्री में। और ये जो आपका इसका जो अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा मोजो या हमारी एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं। अगर आप मेंस के या प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा नोट्स परचेस कर सकते हैं। मेरे जो नोट्स हैं वो 70 बुकलेट आपको प्री और मेंस की मिलती हैं, जिसमें मेंस की आपको 47 मिलती हैं और प्री की आपको 19 मिलती हैं। मेंस की 47 में आपको 3 मार्कर के पेपर मिलेंगे, पुराने पेपर्स मिलेंगे, साथ में आपको पूरा सिलेबस वाइज टॉपिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मिलेंगे। इसी प्रकार प्री के नोट्स में आपको पूरी यूनिट मिलेंगी, साथ में आपको टेस्ट की बुकलेट मिलेंगी। आप चाहें तो टेस्ट अकेले भी ले सकते हैं। 3 फाइल टेस्ट की आपको मिलेंगी जिसमें 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 10,000 क्वेश्चन में हर जो टेस्ट रहेगा वो 100 क्वेश्चन का रहेगा। आप घर बैठ के उनको सॉल्व कर सकते हैं। इनके साथ आपको मेंस के साथ आपको 25 ग्रुप मिलेंगे और प्री के साथ भी आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा जहां पे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती जाएंगी। आज रात शाम को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाली हूँ मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर राजनीति से संबंधित, वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको पूरी राजनीति मध्य प्रदेश की समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाशपाती का मासल पुष्पासन। खीरे का क्या खाया जाता है? मध्यभित्ति और अंतःभित्ति। खीरे का क्या खाया जाता है?
खीरे का मध्यवित्ती और अंतःवित्ती, खरबूजा जिसको हम मस्कमेलन बोलते हैं, खरबूजे को मध्यवित्ती तथा अंतःवित्ती, लौकी जिसको बॉटल गार्ड बोला जाता है, मध्यवित्ती और अंतःवित्ती, अनार को पोमीग्रेनेट बोलते हैं और इसका जो रसदार बीज चोल होता है, बीज खाया जाता है, मूंगफली का भ्रूण और बीजपत्र, मूंगफली को ग्राउंडनट बोला जाता है, नारियल कोकोनट बोला जाता है और नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है। अखरोट का क्या खाया जाता है? अखरोट को जो पाली में जो भाग होता है, पालीदार जाली में, वो खाया जाता है। मैंगो का खाया जाता है मध्यवित्ती, बेर को हम इंडियन प्लम बोलते हैं और इंडियन प्लम का खाया जाता है बहा तथा मध्यवित्ती। अंगूर को खाया जाता है फलवित्ती तथा प्लेसेंटा। सुपारी को क्या खाया जाता है? सुपारी को खाया जाता है भ्रूण खाया जाता है। जो जिसका आप एक कठोर पदार्थ अंदर खा रहे हैं, ले रहे हैं, उसका भ्रूण हो जाएगा। अमरूद जो गुआवा होता है, अमरूद का खाया जाता है फलवित्ती तथा प्लेसेंटा। जिसके अंदर गूदादार होता है, वो फलवित्ती कहलाती है। केला बनाना का खाया जाता है फलवित्ती तथा अंतःवित्ती। बैगन का खाया जाता है फलवित्ती तथा प्लेसेंटा। टमाटर का भी फलवित्ती तथा प्लेसेंटा। अंजीर को हम फिग बोलते हैं, इसका मांसल भाग खाया जाता है। अनानास पाइनएप्पल का बाहर है के सहपत्र जुड़ा हुआ परिदल पुंज और फलवित्ती। कटहल का खाया जाता है सहदापत्र और परिदल पुंज। सहतूत का खाया जाता है परिदल पुंज और सहपत्र। कमल का खाया जाता है पुष्पासन और बीज। स्ट्रॉबेरी का मांसल पुष्पासन और शरीफा का फलवित्ती शिखर को छोड़कर। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा प्रमुख वायु प्रदूषक कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख वायु प्रदूषक सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया। हाइड्रोकार्बन तंबाकू का धुएं के कण और फ्लोराइड धुआं एरोसोल्स जो रहते हैं वो सबसे प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो कृषि उत्पाद तकनीक है उसका, कि विभिन्न प्रकार की खेती के नाम बताओ। सबसे पहले एरोपोनिक जो पौधों को हवा में उगाना, एपीकल्चर मतलब मौन पालन, हार्टिकल्चर मतलब बागवानी, फ्लोरिकल्चर मतलब फूल विज्ञान, एपीकल्चर मतलब मौन मतलब मधुमक्खी पालन, बी मतलब होता है मधुपक्खी, तो याद रखिए। ऑलरिकल्चर मतलब सब्जी विज्ञान, पोमोलॉजी फल विज्ञान, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम उद्योग और मॉरीकल्चर रेशम कीट हेतु सहतूत उगाना। तो ये आपके हो जाएंगे। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि भारत के प्रमुख फसल और उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो जैसे कि रबी की फसल है, तो रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल के प्रारंभ में काटी जाती है। प्रमुख फसलें इसकी कौन सी हो जाएंगी? गेहूँ, जौ, मटर हो जाएगी, सरसों हो जाएगी। खरीफ जो है जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। प्रमुख फसलें इसकी कौन सी हो जाएंगी? धान, बाजरा, कपास, मूंगफली, शकरकंद, उर्दू मूंग, ज्वार, अरंडी का तेल, अरहर, गन्ना, सोयाबीन, जूट, सन, तंबाकू। यह मानसून से सींची जाती है। फिर है जायद की फसल। जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। इसमें कद्दू, खरबूजा, तरबूज, तोरई, खीरा, ककड़ी, हरी मिर्च, टमाटर आदि पैदा किए जाते हैं। किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में फसलों को उगाना क्या कहलाया जाता है? फसल चक्र कहलाया जाता है। भारत की प्रमुख 3 फसलें कौन सी हैं? रबी, खरीफ और जायद, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्रमुख खाद्यान्न फसल आपसे पूछें तो वो कौन से? चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार। प्रमुख औद्योगिक फसलें कौन सी है? गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, तिलहन। ये औद्योगिक फसलें आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी औद्योगिक फसलें हैं। तो गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, तिलहन, ये कैसे हैं? औद्योगिक फसलें हैं। प्रमुख पेय और बागवानी फसलें कौन सी हैं? प्रमुख पेय और बागवानी फसलें हैं चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले आदि पेय और बागवानी फसल हैं। जायद की प्रमुख फसलों की प्रमुख उपज, जायद की प्रमुख फसलों में कौन कौन सा आ जाएगा? खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां आदि आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। अंगूर कहाँ कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, देन पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। अंजीर कहाँ होता है? अंजीर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। अमरूद कहाँ होता है? अमरूद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, बरेली और फैजाबाद में होता है, देन बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात में होता है। अनानास कहाँ? देखिए ये वाले फल हमारे मध्य प्रदेश का नाम नहीं आ रहा है। अनानास सबसे ज़्यादा असम में होता है, ये याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में। अनार कहाँ होता है? अनार पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में।
आम कहाँ होता है? आम उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, कानपुर, सहारनपुर में, फिर पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में। हमारे मध्य प्रदेश फल में पीछे है। केला कहाँ होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और पश्चिम। आपको याद रखना है गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। संतरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा में होता है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, उत्तराखंड देहरादून में, कश्मीर में पठानकोट के पास, महाराष्ट्र में नागपुर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, असम में और मध्य प्रदेश के निमाड़ में संतरा होता है। सेब हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब होता है, फिर कश्मीर की घाटी और असम में होता है। नाशपाती कहाँ होता है? नाशपाती हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, नीलगिरी और बेंगलुरु में होता है। इसके अलावा लीची कहाँ होता है? लीची उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड में होता है। काजू कहाँ होता है? काजू केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा और उड़ीसा में होता है। अब ये है कि जो सब्जियां फल होते हैं उनके जो हमको अलग अलग स्वाद आते हैं अलग अलग फलों को, तो किसके कारण आते हैं? किस एंजाइम के कारण? तो आंवले में जो कसैलापन आता है वो किसके कारण आता है? टैनिन, एलोजिक, गैलिक या पिलोफिनोलिन में ये उपस्थित होते हैं जिसके कारण इनमें कसैलापन आता है। बेल में करवाहट क्यों आती है? जब हम बेल खाते हैं तो उसमें मार्मेलोसिन होता है, बीपी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेल। बादाम में थोड़ी करवाहट आने लगती है, वो क्यों आती है? एमाइलेडिन के कारण। पीपर होता है, पीपर में करवाहट आती है ओलिमोरेसिन के कारण। पपीते का पीला रंग क्यों होता है? तो कैरी एक्सानिथिन पिगमेंट के कारण होता है। क्यों होता है? कैरी के एक्सानिथिन पिगमेंट के कारण पपीते का पीला रंग होता है। इसके बाद सब्जियों में अगर हम देखें तो मूली में तीखापन क्यों होता है? तो मूली में तीखापन क्यों होता है? आइसोसाइनेट के कारण। मूली में क्यों होता है? मूली में आइसोसाइनेट होता है, इसलिए तीखापन होता है। मिर्च चरपराहट होती है, हमको मिर्ची लगती है, वो क्यों होती है? कैप्सेसिन के कारण। कैप्सिकम आपने सुना भी होगा, शिमला मिर्च। सलजम में क्यों चरपराहट होती है? क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। खीरे में क्यों करवाहट होती है? कुकुरबिटेसिन के कारण। प्याज में गंध क्यों होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। लहसुन में गंध क्यों होती है? एलाइसिन अमीनो अम्ल के कारण। करेले में करवाहट क्यों होती है? मेमार्डिकोसाइड टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के कारण। पीपर में गंध क्यों होती है? ओलियोरेसिन के कारण। आलू का हरा रंग क्यों होता है? सोलेनिन के कारण। टमाटर में लाल रंग क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। प्याज में पीला रंग क्यों होता है? क्वेरसिटीन के कारण। प्याज में लाल रंग क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण। मिर्च में लाल रंग क्यों होता है? कैप्सेनथिन के कारण। हल्दी का पीला रंग क्यों होता है? कुरकुमिन के कारण। गाजर का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि उसमें एंथ्रोसाइनिन रहता है। गाजर का नारंगी रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। अरबी में खुजली, कनकराहट या कसैलापन कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण आता है। तिलहनों के तेल का पीला रंग क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैरोटोनाइज्ड रहता है, कैरोटेनाइज रहता है। इसको एलाइल आइसोथायोसाइनेट भी बोलते हैं। सूरजमुखी का जो तेल होता है उसमें थोड़ा सा कसैलापन आता है, रेंसिडिटी, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन के कारण आता है। खेसारी से लकवा, गठिया हो जाते हैं तो ये किसके कारण होता है? न्यूरोटॉक्सिन या लैंथ्रोजन के कारण। चने की पत्ती में खटास क्यों होती है? क्योंकि उसमें टैनिक, मैलिक या ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख कृषि संबंधी संस्थान। केंद्रीय सागरीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोच्चि में है। वन शोध संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। फल शोध संस्थान कहाँ है? सबौर में। फल संस्थान कहाँ है? सबौर में। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में है। राष्ट्रीय सरकाना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। सेंट्रल स्टेट फार्म कहाँ है? सूरत में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है इंदौर में। अनुसंधान केंद्र पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय सोरगम अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ में। काजू अनुसंधान केंद्र पत्तूर में। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ढिरांग में। उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में। मांस अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय इज्जत नगर में। मांस है और इज्जत नगर में है ना। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में। राष्ट्रीय शीतकाल मत्स्य अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला पालमपुर में। कपास तकनीकी शोधशाला माटुंगा में। आलू विकास और शोध संस्थान बिहार शरीफ में। चावल विकास और शोध संस्थान आरा में। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय जूट तकनीकी अनुसंधान संस्थान
कोलकाता में, केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कोसरगोड में, तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में, चावल शोध संस्थान कटक में है, गन्ने का प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, साग भाजी कुल्लू में है, शुष्क प्रदेश शोध संस्थान जोधपुर में, केंद्रीय फसल शोध संस्थान तिरुवनंतपुरम में, गेहूं अनुसंधानशाला पूसा में, कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में, पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में, भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में, बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में, भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर में, केंद्रीय खारा जल मत्स्य पालन संस्थान चेन्नई में, शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, बागानी फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में, केंद्रीय ताजा जलवायु मत्स्य पालन संस्थान भुवनेश्वर में, मखाना विकास और शोध संस्थान दरभंगा में, लीची विकास और शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में, मक्का विकास और शोध संस्थान बेगूसराय में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो फ्रेंड्स आज हमने किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनके बाहर एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से नहीं जाएगा, तो आप इनको कर लीजिएगा। रात को मैं मध्य प्रदेश की राजनीति आपको बहुत अच्छी तरीके से लेके आऊँगी, तो उसका अगर आप उसको वेट कर रहे हैं और आपको सच में उससे पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़्यादा भारत में गन्ना कहाँ पे होता है ये भी बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।